छोटी सी बात सोचो, जब सुबह सुबह अलार्म बजती है तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली स्नूज बटन पे चला जाता है। ना तो नींद खुली, ना ही ब्रेन एक्टिव था, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी ने तो कोऑर्डिनेशन दिखाया ना। क्या कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा ना? डोंट वरी, मैं बताती हूँ। अब सोचो, ये डिसीजन था किसका? क्या ब्रेन ने डिसाइड किया, नर्व्स इन्वॉल्व थी, या ये हार्मोन्स का कमाल है? कंफ्यूजन हो रही है ना? डोंट वरी, मैं बताती हूँ। तुम्हारी बॉडी एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम करती है। पूरी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में चलती है। सारे ऑर्गन मिलजुल के भाईचारे में एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये वो वाले सिस्टम की बात नहीं हो रही है। सो डोंट वरी, आज इसी चैप्टर में तुम्हारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बॉडी के इसी भाईचारे को पढ़ेंगे। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर चेल्सी, अ डेंटल सर्जन एंड योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो अब रिलैक्स होके आराम से बैठ जाओ। चैप्टर को समझाने की जिम्मेदारी मैम पे छोड़ दो, ठीक है? पूरे कंसंट्रेशन से, डेडिकेशन के साथ बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। अब हमारे चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या है, पहले ये देख लो। ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे इसमें, फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन वाला पार्ट है वो कवर करेंगे, उसके बाद प्लांट मूवमेंट्स और कुछ प्लांट हार्मोन्स है तो उनको हम कवर करेंगे। तो सीक्वेंस में एक एक करके इनको खत्म करते हैं। सबसे पहले आते हैं नर्वस सिस्टम पे। इसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। देखो, जब तुम ब्राइट लाइट में जाते हो तो तुम्हारा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ना? तुम्हारी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। जैसे ही तुम ब्राइट लाइट में गए, एक बाहर से बहुत तेज लाइट का स्टिमुलस मिला, तुम्हारा प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो गया। नॉर्मल लाइट में नॉर्मल साइज रहता है, वैसे ही डिम लाइट में गए तो विजन को बढ़ाने के लिए तो आपके प्यूपिल का साइज डायलेट हो जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। तो बॉडी ने बाहर में स्टिमुलस क्या है, कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ये भारी भरकम चीजें मैम क्या बोल रही हो, टेंशन मत लो, एक एक करके सब समझाऊंगी और बहुत रिलेट करके समझाऊंगी। अब देखो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल बताती हूँ जो तुम सब लोग रिलेट कर जाओगे। लेट्स से स्टिमुलस है तुम्हारी बाबू, है ना? बाबू तुम्हारा, जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बाबू हो गया स्टिमुलस। अब तुम अपने बाबू से डरते तो हो कि बाबू ने ऐसा कहा था, बाबू नाराज नहीं हो जाए। तो बाबू को नाराज ना करने के लिए जो तुम्हारे अंदर डर है कि बाबू ने, अरे भाई तुमने पकड़ लिया, या बाहर तुम बिना अपने बाबू को बताए चले गए, या बाबू को रिप्लाई लेट कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारा डर है और बाबू के नाम पे जो तुम्हारे पसीने छूटते हैं ना, यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कि बाहर की परिस्थितियों में जो बदलाव आया, तुम्हारे बाबू के लिए जो डर आया, तुम्हारे बाबू ने बोला, अरे भाई कहाँ था, मैसेज क्यों नहीं सीन कर रहा या कर रही है ना, ऑनलाइन होके भी रिप्लाई नहीं कर रही, तो ये जो उसके डर से जो तुम्हारे पसीने छूटे हैं, यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो जो आपका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो कवर करेंगे, है ना? नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आते हैं। वहीं आपके एंडोक्राइन में हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स आती है। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि है क्या। अब जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, देखो सीएनएस में देखो सीएनएस में आता है आपका ब्रेन, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स। इसमें ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स, ये सब आती है। अब ये भी आके समझाऊंगी। इसके बाद अब पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, इसमें ही आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक और सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स है बॉडी का टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या है, सबर रखो, बता रही हूँ। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, सडनली आप किसी चीज पे रिएक्ट कर रहे हो, जैसे आपने गरम एक कोई पतीला था किचन में, उसको टच कर लिया, एकदम से हाथ पीछे आ जाएगा ना, या फिर घुटने पे चोट लगी, जैसे ही लगी आप घुटना पीछे कर लेते हो एकदम से, सुई चुभने पे सडनली आप हाथ पीछे कर लिया, बहुत ही सडन और एक क्विक रिस्पॉन्स देखने मिला। यही सडन क्विक रिस्पॉन्स जो है, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जैसे मैंने बाबू वाली बात बताई, बाबू ने जैसे ही कहा कि ऑनलाइन होके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो पसीने छूटे हैं सडनली, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो अब ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब तीन तरह की नर्व्स होती है। पहले नर्व्स देख लो, नर्व कितने टाइप की होती है। पहली नर्व होती है स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है स्पाइनल, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होती है,
टू एंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पूरी स्पाइनल कॉर्ड की जितनी लेंथ है वहां से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं और थ्रू आउट द बॉडी ये फैली हुई होती है, लेकिन हेड में नहीं होती है ना। वहां पे क्रेनियल आ जाएगी, ब्रेन है, क्रेनियल नर्व्स आएगी, लेकिन बाकी बॉडी में ये फैली हुई होती है स्पाइनल नर्व्स। और ये रिफ्लेक्स सेक्शन जो है इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है और इन्हीं की थ्रू वो होता है रिफ्लेक्स सेक्शन कैरी आउट। क्रेनियल नर्व नाम से समझो, क्रेनियम ब्रेन के लिए यूज होता है, तो ये ब्रेन से अराइज होती है और थ्रू आउट द हेड, पूरे हेड में स्प्रेड होती है ये, ठीक है। ये थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट हेड, एक्सेप्ट में नहीं मतलब हेड में नहीं होती, पूरी बॉडी में होती है। वैसे ही ये पूरे हेड में स्प्रेड आउट होती है, पूरी बॉडी में नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स को कैरी करती है, सेंसरी और मोटर दोनों तरह की इसमें नर्व इम्पल्स आती हैं, ठीक है। तीसरी आगे विसरल नर्व। देखो बायोलॉजी में हर चीज आपको नाम से समझ आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ विसरल बोला है, विसरा मतलब कि इंटरनल ऑर्गन्स, उनके लिए विसरा वर्ड यूज होता है। तो विसरा मतलब कि ये इंटरनल ऑर्गन्स को आपके कनेक्ट करती है, ठीक है। ये भी सेंसरी और मोटर दोनों होती है। नाम से घबराओ मत, सेंसरी मोटर क्या है वो भी आगे बताऊंगी, ठीक है। अब स्टिमुलाई क्या है मैम, जब से स्टिमुलाई स्टिमुलाई स्टिमुलस बोल रहे हो, क्या है स्टिमुलस? स्टिमुलस मतलब बाहरी एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ, जिसने आपको मजबूर कर दिया रिस्पॉन्ड करने पे, है ना। जब क्रश सामने आती है तो तुम्हारे छक्के छूट जाते हैं ना, तुम मजबूर हो जाते हो कि तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ गई और तुम कुछ नहीं कर पाते, अपने होश गवा बैठते हो। तो बाहरी एनवायरनमेंट में जो बदलाव आए वही है आपका स्टिमुलस, वो ऐसा बदलाव जिसमें तुम रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर हो जाओ, ठीक है। जैसे लाइट आ गई, जो मैंने प्यूपिल वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें प्यूपिल का साइज ब्राइट लाइट में छोटा कम हो गया, डिम लाइट में जाके प्यूपिल का साइज बढ़ गया। तो लाइट स्टिमुलस, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, बहुत सारे स्टिमुलस है, बथेरे, है ना। लेकिन तुम्हारी क्रश एक है, वो भी बदलती होगी, ठीक है। रिसेप्टर और इफेक्टर क्या क्या है? देखो जैसे ही एक मैंने बताया कि तुमने गर्म पतीले को छुआ, तो छुआ तुम्हारा जहां पे वो रिसीव कर रहा है, जो सेल, जो टिश्यू, सेल या ग्रुप ऑफ टिश्यू उस रिस्पॉन्स को सेंस कर रहा है ना, कि भैया यहाँ पे कुछ हुआ है गड़बड़, अब रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा वरना कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नोज, ईयर्स, जैसे नाक से तुम स्मेल करते हो, पता चलता है ना, दूर से ही पता चल जाता है आज घर में क्या बना है, और तुम्हारी जीभ लपलपाने लग जाती है। तो ये नोज क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। तो जिस सेल या ग्रुप ऑफ सेल ने उस चीज पे रिस्पॉन्ड किया, है ना, उस चीज को सेंस किया, सॉरी रिस्पॉन्ड नहीं, सेंस किया, वो होता है आपका सेंसरी, सॉरी रिसेप्टर, ठीक है। इफेक्टर क्या होगा? ये आपका रिस्पॉन्ड करेगा स्टिमुलस पे, इसने सेंस किया, सॉरी जो आपका रिसेप्टर था इसने सेंस किया, और इफेक्टर क्या होगा? ये रिस्पॉन्स शो करेगा। जैसे आपने गर्म पतीले को छुआ, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, हाथ एकदम पीछे खींचेगा, तो ये जो रिस्पॉन्स आया ये कौन शो करेगा? ये आपका इफेक्टर ऑर्गन शो करेगा, ठीक है। समझ आ गया? इसमें इफेक्टर के पास इंस्ट्रक्शन कहां से आएगी? आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। ये सेंस करेंगे उस स्टिमुलस को, जैसे ही रिसेप्टर रिसीव मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, कि भैया कुछ गलत हो रहा है, अब इसको बचा लो। जैसे ही गर्म पतीला छुआ, बोलेगा बचा लो वरना हाथ जल जाएगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि भैया हटा लो। मसल के पास जैसे सिग्नल आया, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और पीछे हट जाएगी, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, ग्लैंड है, मसल्स है, ठीक है। ग्लैंड कैसे हुई? देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ही मतलब कि तुम्हें गर्म पतीला छू लिया, या तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई दे, तुम्हें अपनी क्रश दिखाई दे गई लेट्स से, तो क्रश जैसे ही दिखी, तुम्हारी दिल की जो धड़कनें बढ़ी है, जो तुम्हारे पसीने छूटे हैं और तुम ऐसा बिल्कुल नर्वस हो जाते हो, तो ये हार्मोन से ही तो कंट्रोल होती है ना ये सारी चीजें। ये भी इसी चैप्टर पे आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जैसे ग्लैंड्स ही तो हार्मोन सिक्रीट करती है, तो इसीलिए यहाँ ग्लैंड का मेंशन किया। जैसे मैंने बोला गर्म पतीला छू लिया, जलने का डर रहता है, तो वैसे ही मसल के पास सिग्नल आया कि भैया मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और हाथ को पीछे हटा लो वरना जल जाओगे, ठीक है। जैसे तुम्हारे दोस्त तुमसे जलते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये हो गई मसल ऐसे। अब रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर देखो स्पेशल, अब जो तुम्हारा कोई भी, ये क्या करते हैं रिसेप्टर? ये इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, जो स्टिमुलस आया है ना, जो वातावरण में बदलाव आए, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं, उनको ये सेंस करता है कि क्या गड़बड़ चल रही है, ठीक है। और ये सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सेल की ऐसे सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलो अब रिसेप्टर में जैसे कि ईयर आ गए,
आपके कान सुनने का काम करते हैं, वो बात अलग है कि तुम किसी की सुनते नहीं हो, ठीक है। तो ये करते हैं फोनो रिसेप्टर का काम। इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। बहुत ही जरूरी बात, ये अलग बात है, ये तो तुम्हें सबको पता है कि कान सुनने के काम आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात ये आपके बॉडी का बैलेंस भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर में आ गई आपकी आईज, फोटो रिसेप्टर, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, ठीक है, ये देखने का काम करती है। चलो अगला रिसेप्टर है नोज, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। जो भी आपकी सेंस, स्मेल की जो सेंस आती है वो आपकी नोज डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये इस तरह ओल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गया। तुम्हें तो खाना देखते ही जो तुम्हारी ऐसा सूंघ के तुम जीभ लपलपाते हो ना कि मम्मी आज क्या बना है, जैसे ही कुछ चटपटा बना है तुम्हारी ऐसा बिल्कुल तुम्हारे अंदर डोपामिन रिलीज होने लगता है। अगला है टंग, जो है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर मतलब यहाँ टेस्ट बड्स होते हैं ना आपकी टंग पे, जिससे आप स्वाद लेते हो कि आज तो मोमोज खाने का मन कर रहा है, मोमो के चटकारे लेते हो, है ना। ये टेस्ट को डिटेक्ट करती है। अब स्किन, स्किन क्या है आपकी थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मतलब नाम से ही समझ आ रहा है टेम्परेचर, मतलब कि ये हीट कोल्ड टच, जो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं उनको सेंस करती है, ठीक है। जब सर्दी लगती है तो तुम्हारे हाथ के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, गूज बम्स आने लगते हैं तुम्हें, तो वो हो गया। अब न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन देखो इस तरह का तुमने डायग्राम तो देखा ही होगा। न्यूरॉन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है, वैसे ही ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल है, क्योंकि ये स्पेशल एक किसी काम के लिए इसको ये अपनी मतलब कि डिफरेंशिएट हुई है, ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन के लिए बनाई गई है। ये क्या होती है, ये ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को, जो सिग्नल हमारे ब्रेन में आते हैं ना, सेंसरी आ रहे हैं, मोटर सिग्नल जा रहे हैं, सेंसरी आ रहे हैं, तो इनको सिग्नल को ले जाने का, लाने का उबर वाली भैया है, ये रैपिडो है आपकी, ठीक है। तो ये काम ये करती है बॉडी में, ठीक है, समझ आ गया। और ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन, ठीक है। अब चलो इसके पार्ट्स क्या क्या है। ये बाहर की जो इसकी जुल्फे सी दिखाई दे रही है ना, ये तिनके से निकले हुए, ये होता है बच्चों डेंड्राइट। डेंड्राइट के अंदर ये गोला गोला सा अंडा जैसा दिख रहा है, ये होता है सेल बॉडी, है ना, सेल बॉडी कहते हैं। उसके बाद ये जो इसकी गुत्त सी दिखाई दे रही है ना, तेरी चोटी जो ये होती है लड़कियों की चोटी टाइप, इसकी चोटी जो दिखाई दे रही है इसे कहते हैं एक्सॉन, है ना। बहुत रिलेट करके पढ़ा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल वो मत चले जाना कि मैम ये क्या बोल दिया, ठीक है। ये जो बाहर की ब्रांचेस दिख रही है ये डेंड्राइट हो गई, ये आपका सेल बॉडी हो गया, ये न्यूक्लियस है सेल बॉडी के अंदर, ये हो गया एक्सॉन, और ये नर्व एंडिंग हो गई लास्ट वाली, ठीक है। और जो आपके न्यूरॉन है ये माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड कह देंगे, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो उसे नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड भी कहा जाता है, ठीक है, समझ आ गया। डेंड्राइट क्या करेगी, इधर से इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी और सेल बॉडी तक ट्रांसफॉर्म कर देगी। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं, है ना, आपकी जो भी वो सिग्नल सेंस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन में। तो अब ये डीसीए मैनर में जाते हैं। डीसीए कैसे, डेंड्राइट पे आया, डेंड्राइट साइटोन को भेज देगी, साइटोन एक्सॉन को भेज देगा, और एक्सॉन नर्व एंडिंग पे आके अगले डेंड्राइट को भेज देगी, अगले न्यूरॉन के, जो इसके पीछे जो न्यूरॉन होगा उसको यहाँ एक्सॉन के थ्रू अगले के डेंड्राइट के पास चल जाएगी, फिर डीसीए मैनर में फॉलो होगा। यही जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसमिशन है, ठीक है। सेल बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, एक्सॉन को भेज दी, एक्सॉन ने फिर आगे अगले की डेंड्राइट को, ठीक है। एक्सॉन जो ये वाला पार्ट है, एक्सॉन ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर है सेल बॉडी का, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एन एक्सॉन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिंबल को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो आई है सेल बॉडी से उनको ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन पे, जो कि मैंने अभी बताया। और माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइलिनेटेड वाले हैं इनमें नर्व इंपल्स फास्टर होती है, उसका भी रीजन है, क्योंकि देखो वैसे तो ये 12th क्लास का टॉपिक है, फिर भी छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि अनमाइलिनेटेड में क्या होगा, नर्व इंपल्स को सीधा जाना पड़ेगा, पूरा रास्ता कवर करना पड़ेगा, लेकिन जहां माइलिन शीथ आ जाती है तो वहां पे नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, देखो यहां से सीधा, ये बीच का जो गैप है ना दोनों के बीच का, यहां से ऐसे
साल्टेटरी मूवमेंट होता है। इस जगह को बीच का जो जंक्शन होता है दोनों का, इसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। वैसे तो ये तुम 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन बता देती हूँ, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं इसे। और नोड्स ऑफ रेन, एक नोड से दूसरे नोड पे ही नर्व इंपल्स का ट्रांसफर होता है। जब ये फुदक फुदक के कूद कूद के जाता है नर्व इंपल्स, तो ये जल्दी हो जाता है। इसीलिए माइलिनेटेड में जो आपका जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन है वो फास्ट होता है। समझ आ गया? अब चलो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के काम क्या क्या है, फंक्शन क्या है। एक तो देखो, ये इंफॉर्मेशन या सिग्नल इनको रिसीव करता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। जैसे मैंने बताया, डेंड्राइट्स जो है वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, ठीक है। और इसमें केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक इंपल्स बनता है। अब ये क्या चीज है वो बताती हूँ। देखो होता क्या है, ये आपका डेंड्राइट है, ज्यादा डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, मेरी राइटिंग ऐसी ही है कुछ। तो अब ये आपका हो गया न्यूरॉन। मैम ये तो न्यूरॉन लग ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, समझने की बात है यहाँ। तो क्या होता है यहाँ पे ना, एक और न्यूरॉन है, लेट्स से यहाँ दूसरा न्यूरॉन है। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ, एक न्यूरॉन ये हो गया, एक न्यूरॉन ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो गैप है बच्चों, इसे कहा जाता है सिनेप्स, ठीक है। पहले ये समझो पहले ये समझो कोई न्यूरॉन है ही नहीं यहाँ। देखो यहाँ कोई स्टिमुलस आया, इधर से स्टिमुलस आया, ठीक है। स्टिमुलस क्या करेगा बच्चों, स्टिमुलस जब आएगा तो यहाँ पे ये बदलाव आया, इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, इसको वो चीज सेंस करनी पड़ेगी। सेंस कैसे करेगा, यहाँ केमिकल चेंजेस होंगे, वही केमिकल चेंजेस को ये रिसीव करेगा और इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने लग जाएगी उसी चीज से। वो बाहर जो बदलाव हुआ, केमिकल चेंज हुए, उसी को ये सेंस करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें तो आ गया वो इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसमें तो ट्रेवल करके एक्सॉन टर्मिनल तक आ जाएगा, नर्व एंडिंग तक आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे लेट्स से इसके बाद इसको आगे वाले न्यूरॉन को भेजना है। वैसे बताती हूँ, रुको अभी डायग्राम। ये एक न्यूरॉन है आपका, ये इसके डेंड्राइट हो गए, ठीक है। छोटे डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। यहां दूसरा आपका हो गया न्यूरॉन, ठीक है, ये इसकी डेंड्राइट्स हो गई। अब इन दोनों के बीच के गैप को मैंने कहा सिनेप्स, ठीक है। अब ये सेंस करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स ले आया, लेकिन यहाँ जो गैप है, यहाँ तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा केमिकल फॉर्म में। केमिकल फॉर्म में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। बीच का सिनेप्स जो है ना, यहाँ पे बच्चों आपके न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे एसिटिल कोलिन है ना। तो ये एसिटाइल कोलिन वगैरह ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ले यहाँ पे आएंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस सिग्नल को ले लेंगे और जाके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को बोलेंगे कि भैया ये सिग्नल आया, पीछे वाले ने ये आपके लिए मैसेज भेजा है, इसको ले जाओ, ब्रेन तक पहुंचा दो। जैसे पहले के टाइम में होता था ना, राजा महाराजा के टाइम पे, कि राजा कुछ भी ऐलान करता था तो अपने मंत्रियों को, अपने आगे दरबार में जो लोग रहते थे उनको भेज देता था कि बता दो प्रजा को जाके ये सब। वैसे ही अब प्रजा में, पूरे राज्य में कुछ भी होता था तो वहां से लोग आते थे और बता देते थे ना कि राजा साहब के आगे ये बात रख देना। तो वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव करता है और अगले को जाके बता देता है कि ये बात है, ये सिग्नल है, लो। फिर इस न्यूरॉन पे आके वो इस सिग्नल वापिस आपका कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। फिर यहाँ पे फिर एक न्यूरॉन आएगा, बीच में सिनेप्स होगा, वहां फिर न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, उस सिग्नल को रिसीव करेगा, अगले जो आपका अगला न्यूरॉन होगा उसको जाके ट्रांसमिट कर देगा। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। और आप मानोगे नहीं, ये प्रोसेस इतना मिली सेकेंड में होता है कि आपने यहाँ टच करा, आपको फील हो गया, मतलब ब्रेन तक सिग्नल चला भी गया और वापिस सेंस होके आ भी गया, पता भी चला है कि टच हुआ है, ठीक है। तो इतना मिली सेकेंड्स में ये सारा काम तामझाम होता है। चलो समझ आ गया। उसके बाद न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं, न्यूरॉन बच्चों आपके 3 तरह के होते हैं। सेंसरी, जिन्हें एफरेंट नाम भी कहा जाता है। सेंसरी नाम से समझ आ रहा है कि ये क्या करेंगे, रिसेप्टर से सिग्नल लेके जाएंगे, मतलब सेंस करने का काम करेंगे। तो रिसेप्टर से ये सीएनएस तक, ब्रेन तक लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन को कि क्या बदलाव हुआ है। आप जब अपनी क्रश को देखते हो तो ये जाके बताते हैं कि भैया हमारी मैडम जी सामने आ गई हैं, सर जी सामने आ गए हैं, तो अब
सिस्टम बिगड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही मोटर वाले क्या करते हैं, ये सिग्नल ब्रेन से, आपके सीएनएस से सिग्नल लेके आते हैं और इफेक्टर जो ऑर्गन है, मसल है या ग्लैंड है, उसको लाके बता देते हैं कि ठीक है भैया, अगर आ गए हैं सामने तो ये रिएक्ट कर दो, ठीक है। तो ये होते हैं इफेक्टर आपके। इंटर न्यूरॉन्स, इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है, बिचोला है ना, इन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो होते हैं आपके इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, समझ आ गया। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आ जाते हैं। आपकी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये क्या है, एक सिनेप्टिक कनेक्शन है, किसके बीच, न्यूरॉन के जो नर्व एंडिंग है, जो एंडिंग और मसल के बीच, इस तरह का ये दिखता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या हुआ, नर्व एंडिंग आई और मसल, इधर ये मसल फाइबर है, इनके बीच का जो ये कनेक्शन है, इसे आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे बच्चों, ये जो आपको गोले गोले दिखाई दे रहे हैं नर्व एंडिंग पे, इन्हें कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो मैंने अभी बताया, सिनेप्स में आपके सिग्नल को कैरी करने का काम करते हैं, केमिकल ट्रांसमिशन कराते हैं, ठीक है, समझ आ गया। एक्शंस क्या है, देखो 3 तरह के एक्शन है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये क्या है, इनको भी समझ लो। वॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो एक्शन। मतलब अब तुम सोच समझ के एक्ट करोगे, वो बात अलग है कि तुम बिना सोचे समझे एक्ट कर देते हो, बट कहीं ना कहीं थिंकिंग इन्वॉल्व है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग, है ना, ये सब आपके वॉलेंट्री है, जो तुम कर रहे हो, रील्स देखना भी, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री क्या है, कि दीज आर एक्शन जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट तो है लेकिन थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, जो अपने आप बस होते जा रहे हैं, है ना। मैम हमसे तो रील भी अपने आप ही स्क्रॉल हो जाती है, क्या ये भी इनवॉलेंट्री है, नहीं, ये नहीं है। अब क्या होगा इसमें, जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड, इसमें तुम सोच थोड़ी रहे हो कि अब दिल धड़काना है, अब नहीं धड़काना, अब थोड़ा सा पंप कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, पंपिंग तो होगी। तो पंपिंग, पेरिस्टालसिस जो आपके ईसोफेगस में होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, वही मैंने बताया कि गर्म पतीले को छू लिया तो एकदम से जो आप जो रिस्पॉन्स शो करते हो वो हो गया, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट दिखाया था, यहाँ भी ब्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे आपके स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हाइल टचिंग अ हॉट पैन एग्जाम्पल हो गया। चलो अब ब्रेन पे आते हैं। ये ब्रेन आखिर क्या चीज है ना, जो तुम्हारे दोस्त के पास ही नहीं है। ये लो तुम्हारे दोस्त का ब्रेन, गिर गया था रास्ते में, दे देना उसे जाके। ब्रेन क्या है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, जो स्कल के अंदर, जो हमारा स्कल है ना, स्कल पता होगा सबको, यहाँ पे जो ये हेड का पूरा जो बोन है, सारी बोन्स कलेक्टिवली मिलके स्कल बनाती है, तो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ऊपर इसके ब्रेन बॉक्स, जो ऊपर इसके ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, उसे क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम के अंदर, स्कल का भी एक पार्ट है क्रेनियम, जिसमें कई तरह की बोन्स होती है, जो आप हायर लेवल पे जाके पढ़ोगे, तो इसे क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम। और इतना ही नहीं, क्रेनियम जो ये ऊपर की आपकी हड्डी है ना, इसे क्रेनियम कहते हैं, ब्रेन बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन लोकेटेड है। अब इसके अंदर भी 3 लेयर्स और होती है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दिमाग है भैया, पूरे इस बॉडी को कंट्रोल करे, अगर इसको कुछ हो गया तो प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा ना। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर भी 3 तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है, ठीक है। अब इनके नाम वाम आगे अगर तुम बायोलॉजी लोगे तो तुम्हें वो सब भी पढ़ने मिलेगा, बट फिलहाल के लिए 3 तरह की मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, और इनके बीच, मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में CSF भी कहा जाता है। ब्रेन में CSF भरा होता है, जो इसे बायंसी प्रोवाइड करता है, इसका थोड़ा सा वेट कम कराता है ना। बहुत सिर्फ 250 ग्राम का दिमाग होता है, 250 ग्राम से होता है ब्रेन का वेट, ज्यादा बड़ा भारी भरकम दिमाग नहीं होता किसी में। और वो बायंसी जो, मतलब इसके वेट को, ब्रेन को फ्लोट कराने का काम CSF करता है, वो हायर लेवल की बातें हैं। और यही CSF मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को प्रिवेंट करता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीकों से CSF ब्रेन का प्रोटेक्ट करता है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ब्रेन के आगे 3 पार्ट है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, ठीक है, इस डायग्राम में भी दिया हुआ है। अब इनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं। अब फोर ब्रेन क्या है, इसमें मेनली आपका सेरिब्रम होता है। ये जो मेन जो ब्रेन का पार्ट दिख रहा है घुमावदार ऐसा, है ना, ये पूरा सेरिब्रम है।
अब सेरिब्रम का काम क्या है, ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, मेन, एकदम बिल्कुल मेन। ये क्या करता है, यहाँ लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मेमोरी, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है। जो तुम्हारा बाबू ये बहाने लेके पुरानी चीजें भी, सालों पुरानी चीजें भी उसे याद रहती है ना, कि फलाने दिन तुमने उसको ये फोटो लाइक की थी, उसकी फोटो पे ये कमेंट करा था, ये सेरिब्रम करवा रहा है ये सब, ठीक है, उसको याद रखवा रहा है। और ये क्या करता है, थॉट्स को कंट्रोल करता है, सेंसेशन, एक्शन, मूवमेंट, हर चीज को, इन सारी चीजों को, हर चीज को नहीं मतलब इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल सेरिब्रम करता है। और जो इंफॉर्मेशन आती है सेंस ऑर्गन से, जैसे आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इन सब की, वो सेरिब्रम ही रिसीव करता है। तुमने कुछ चीज स्मेल करी तो वो सिग्नल सेरिब्रम के पास जाएगा कि ये स्मेल आई है, फिर तुम एनालाइज करते हो ना, ये तुम्हारी मेमोरी में स्टोर होता है। तुम्हें जैसे ही घर में खाना बना, तुम्हें पता चला आज तो मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, स्मेल से पता चल गया आलू के पराठे, कैसे पता चला, सेरिब्रम में वो मेमोरी स्टोर थी कि ऐसी खुशबू तो आलू के पराठे की होती है। तो ये ऐसे हो गया। एंड इट हैज मोटर एरियाज, इसमें कुछ मोटर एरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके इफेक्टर है, मसल्स है, ग्लैंड्स है, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं। अब फोर ब्रेन के भी आगे पार्ट है, एक तो सेरिब्रम है जो मेन पार्ट हो गया, लार्जेस्ट पार्ट हो गया थिंकिंग वाला, और दो पार्ट और होते हैं, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। अब ये हाइपोथैलेमस को हम ना ग्लैंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है, यहाँ मेजर पार्ट इसका नहीं है आपके सिलेबस में। सेरिब्रम क्या है, और भी इसके फंक्शन अभी बचे हैं, देखो। अब इसमें मेंटल एबिलिटीज की सीट है, यहाँ मेंटल एबिलिटीज, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, इमोशन, जो तुम्हारे इमोशनल हो जाते हो ना तुम, वो सारे इमोशंस ये सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। यही है सारी चीजों की जड़, यही है असली जड़, है ना। स्पीच, तुम्हारी स्पीच को कंट्रोल करता है। इंटरप्रेट सेंसेशन एंड रिस्पॉन्ड टू पेन, कोल्ड, हीट, प्रेशर, इन सब को, ये सब को रिस्पॉन्ड जो कराता है, सेंसेशन और रिस्पॉन्स जो कराता है, सेंस करके रिस्पॉन्ड कराने का काम भी सेरिब्रम करता है। देखो, इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है, स्पीच को भी कंट्रोल कर रहा है, मेमोरी को भी, लर्निंग को भी, थिंकिंग को भी। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे बाबू ने तुम्हारी कोई पुरानी बात निकाल के लाया कि तुमने फलाने की फोटो लाइक की थी, कमेंट की थी, उसकी मेमोरी में स्टोर थी, उसने सोचा, है ना, प्रोसेस किया, अब स्पीच को कंट्रोल किया, उससे तुम्हारी बहस हुई और उसने ऐसी ऐसी स्पीच तुम्हें दी कि तुम स्पीचलेस हो गए, ठीक है, तुम्हारे इमोशंस की आंसू में बह गए तुम्हारे इमोशन, ठीक है। तो ये चीज, अब इस सेरिब्रम के भी ना आगे लोब्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, इनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि फ्रंटल लोब है, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, कोऑर्डिनेट, स्पीकिंग, इन सब में इन्वॉल्व होती है। पेराइटल क्या करती है, पेन का सेंसेशन, टच का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, गस्टेटरी, जो आपकी टंग से जो सेंसेस जाती है, ये सब पेराइटल लोब करती है। फिर टेम्पोरल क्या करती है, ये स्मेल को सेंस करती है, हियरिंग का काम करती है, अंडरस्टैंडिंग, जो तुम समझ पा रहे हो कि किसी ने बोला है तो क्या बोला है, जो तुम उस चीज को समझते हो ना, तो वो काम आपके टेम्पोरल लोब करती है। अगर टेम्पोरल लोब डैमेज होगी तो कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। ऑसिपिटल लोब सॉरी ओसिपिटल लोब क्या करती है, विजुअल एरिया रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम आई थ्रू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये जो विजन के, आई से जो सेंसेस आ रहे हैं, विजनरी एरिया, जो विजुअल एरिया, जो आपके विजुअल सेंसेस है, उनको रिसीव करती है। अब हाइपोथैलेमस देख लो, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस सेरिब्रम के बेस पे प्रेजेंट होता है, और ये आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जो तुम्हारा तो खराब है, तुम्हारी स्लीप साइकिल की तो चैन उतरी पड़ी है, ठीक है, तो तुम्हारा तो हाइपोथैलेमस शायद काम करना ही बंद कर गया होगा इस हिसाब से। अब इट कंट्रोल्स द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, लेकिन देखो काम तो कर रहा है, यहाँ पे एक्टिव हो रहा है ज्यादा। देखो मैम, भूख प्यास तो हमें बहुत लगती है, सारे दिन हमें कोल्ड ड्रिंक और मोहितो चाहिए, और बर्गर, पिज्जा, मोमो मिल जाए तो फिर बात ही क्या, है ना। तो ये तुम्हारा काम ऐसा हो रहा है। और मिड ब्रेन का ज्यादा पार्ट आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ, तो उसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं खंगालना। अब हाइंड ब्रेन पे आओ। हाइंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम है, मेडुला है और पोन्स है, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सेरिबेलम में। ये क्या होता है,
बिलो द सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है, इसके नीचे सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। ये सेरिबेल, देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होना, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का है। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या होता है, ये मोटर फंक्शंस करवाता है ना, और ये बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। जो लोग शराबी होते हैं, बेवड़े होते हैं, उनमें क्या होता है, ये सेरिबेलम ही अफेक्ट हो जाता है, जिसे सेरिबेलर आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक छोटी सी बात बता रही हूँ, उन्हें सेरिबेलर एटेक्सिया आ जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पे शराब पी के ये सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, तो एक आदमी लड़खड़ाने लग जाता है ना, बैलेंस नहीं बिगड़ पाता। आपने देखा होगा लोग एक्टिंग भी करते हैं तो ऐसे लड़खड़ाने वाली करते हैं, तो ये सेरिबेलर एटेक्सिया हो जाता है, सेरिबेलम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक इंसान अपना कंट्रोल, बॉडी का कंट्रोल खो पाता है, वो लड़खड़ा के चलने लगता है। तो ये होता है, इसीलिए पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, और वॉलेंट्री एक्टिविटीज को आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, वॉलेंट्री सेरिबेलम। अब मेड्यूला क्या है, ये ब्रेन स्टेम बनाता है। देखो सेरिबेलम के बाद ये मेड्यूला आ गया, और यही मेड्यूला आगे कंटिन्यू होता है एज अ स्पाइनल कोड। ठीक है, इसी के इलोंगेशन से स्पाइनल कोड बनती है। ये भी बेस ऑफ ब्रेन पे प्रेजेंट है, बिल्कुल बेस पे। यहाँ सेरिब्रम, ये सेरिबेलम, यहाँ बिल्कुल नीचे मेड्यूला हो गया। ठीक है, और यही कंटिन्यू होता है स्पाइनल कोड, और ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को, इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हियरिंग, हार्ट बीट, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉल्यूंटरी मतलब वही हियरिंग, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, आप कंट्रोल थोड़ी कर पाते हो इन चीजों को। अब पॉन्स क्या है, ये भी आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और रेस्पिरेशन है ना, मेन इसका फंक्शन ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इसको डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी पीएचडी नहीं करनी है। इतना याद रखना है कि ये पॉन्स जो है ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। चलो अब स्पाइनल कोड पे आ जाते हैं। स्पाइनल कोड का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब ब्रेन, स्पाइनल कोड, हर चीज बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही सेंसिटिव है, इनको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है हमें। तो ब्रेन में हमने पढ़ लिया कि मेनिंजेस होती है, क्रेनियम होता है, वैसे ही स्पाइनल कोड में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो चारों तरफ से इसको कवर करके रखती है। ठीक है, बोनी केस जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, इसके भी चारों तरफ, जैसे ब्रेन में मेनिंजेस होती है, वैसे ही स्पाइनल कोड के भी चारों तरफ 3 मेनिंजेस होती है। ठीक है, और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर मतलब 31 इस साइड से, 31 उस साइड से, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स यहां से स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। ठीक है, इट इज कंसर्न विद स्पाइनल रिफ्लेक्शन, स्पाइनल जो रिफ्लेक्स सेक्शंस आते हैं वो उसी स्पाइनल नर्व से कंसर्न्ड होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से नर्व इम्पल्स लाना और लेके जाना इनका फंक्शन होता है। ठीक है, आगे चलो। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है जिसे नर्व इम्पल्स पास हो रही है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, जैसे कि हीट का स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर, स्किन आपकी रिसेप्टर थी, उसने रिसीव किया, स्पाइनल ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड तक, देखो आपकी स्किन ने रिसीव किया और वो सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एक आपका इफेक्टर ऑर्गन तक, यहाँ इफेक्टर ऑर्गन तक मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया रिस्पॉन्स, और मोटर ऑर्गन तक वो मैसेज आया कि भैया हटा लो, ये जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दी गई, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स शो हो जाएगा कि आप अपना हैंड विड्रॉ कर लोगे। तो ये जो पूरा काम था ये तो हो गया रिफ्लेक्स आर्क, है ना, ये एक आर्क बन गया ना, कि यहाँ से सिग्नल गया स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वहां से इंफॉर्मेशन आई और पूरा एक्शन हो गया। तो ये जो पूरा रिफ्लेक्स आर्क का जो पूरा पाथवे है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन, इसके पूरे पाथवे को कह दिया हमने रिफ्लेक्स आर्क। तो यही डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमने बताया कि स्पाइनल कोड का फंक्शन होता है सारा का सारा रिफ्लेक्स वाला, लेकिन ब्रेन का क्या रोल है। देखो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो कुछ नहीं है क्योंकि स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कोड के थ्रू ही रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन एक बार जनरेट हो गया स्पाइनल कोड में, एक बार तुमने गर्म पतीले को छू लिया, तुम्हारा हाथ जल गया, तो अगली बार तुम्हारी मेमोरी में स्टोर तो होगा ना कि भैया इसको छूना नहीं है वरना जल जाएंगे। तो ये ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई बाद में ब्रेन ने प्रोसेस किया, और ब्रेन प्रोसेस करता है तभी बाद में तुम्हें दर्द का एहसास भी होता है ना कि भैया छुआ था तो दर्द हो गया, आगे से ये नहीं करना। तो एक तो वो पेन का सेंसेशन आया, वो ब्रेन ने बाद में प्रोसेस किया तभी आया, और दूसरा वो तुम्हारी मेमोरी में भी स्टोर हो गया कि दूसरी बार तुम ऐसी गलती ना करो। ठीक है,
ब्रेन क्या करता है, हेल्प्स द पर्सन टू गेट अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस। दूसरी बार तुम्हें अवेयर कर देगा, तुम्हें ध्यान रहेगा कि ये गलती नहीं करनी है वरना नुकसान हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। वॉलेंट्री, जो मैंने बताया कि फोर ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में है, जो चीज जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। इनवॉलेंट्री, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद आगे रिफ्लेक्स सेक्शन, जो पूरा तामझाम हमने डिस्कस किया, ये रिफ्लेक्स सेक्शन हो गया। हम ग्लैंड्स पे आ जाते हैं। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू है जो क्या करते हैं, ये करते हैं हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। अब ग्लैंड्स भी 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ना है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? ये डक्ट वाली ग्लैंड होती है, मतलब ये अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू पोर करती है। और ये होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है, कोई डक्ट नहीं होती, डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में पोर कर देती है, डाल देती है अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में, ठीक है। ये 2 तरह की ग्लैंड होती है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल है छोटा सा, जैसे कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवा सिक्रीट करती है थ्रू अ डक्ट, जिसे सलाइवरी डक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब एंडोक्राइन पे आ जाते हैं, जो मेनली हमें इस चैप्टर में कवर करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे जो सिक्रीशन करती है, प्रोड्यूस, वो होते हैं आपके हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करती है, अलग अलग तरह के, एक वैरायटी ऑफ हार्मोन रिलीज करती है जो अलग अलग अपने अपने एक्शंस दिखाते हैं। ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेंशन की गई है, इनको बारी बारी से एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऊपर ब्रेन में पीनियल ग्लैंड, जो यहाँ पे आपके सिलेबस में ज्यादा दी नहीं गई है, लेकिन ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। फिर है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, फिर थाइमस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है और ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक होते हैं रिलीजिंग टाइप के और एक होते हैं आपके इनहिबिटरी हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्शंस को, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा इनहिबिट कराना है। तो ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को, इसके एक्शंस को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब इस पिट्यूटरी को पढ़ते हैं, ये इसका डायग्राम है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ? बिलो द ब्रेन से लोकेटेड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती है, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली ग्रोथ हार्मोन का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ये ग्रोथ कराता है, हमारी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट कराता है और ये मेनली एक्ट करता है आपके बोन्स और मसल्स पे, ठीक है। अब एक बच्चे को बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी आ गई, तो वो छोटा रह जाएगा और ड्वार्फ बन जाएगा। अगर बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया, देखो अति हर चीज की बुरी है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कम रह गया तो ड्वार्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा, और अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो ऐसे बांस जैसा लंबा चौड़ा बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा जायंट, विशालकाय मॉन्स्टर्स की तरह, ठीक है, इतना लंबा हो जाएगा। तो एक्सेस भी बुरा है। अब थायराइड ग्लैंड पे आते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? विंड पाइप से, जो आपकी विंड पाइप है, ये देखो विंड पाइप है, इससे अटैच्ड है, ठीक है, इन आवर बॉडी। एंड थायराइड ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन बनाती है जिसे थायरॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है जिसमें आयोडीन होता है, और ठीक है, इसीलिए नमक जो हम खाते हैं, हमारा खाना है, उसमें आयोडीन होना चाहिए, नमक में मेनली बोलते हैं ना। तो आयोडीन क्यों होना चाहिए? आयोडीन इस थायरॉक्सिन के लिए जरूरी है, थायरॉक्सिन के बनने के लिए। आयोडीन नहीं होगा तो ये थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, ये नहीं होगा तो इसका फंक्शन वही कम होगा, ज्यादा होगा, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? ये हमारे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन नहीं होगा तो इनका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब आयोडीन इसके लिए नेसेसरी है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट ऑफ अ पर्सन, आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई, थायरॉक्सिन प्रॉपर्ली बन नहीं पाएगा। थायरॉक्सिन नहीं बना, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हुई तो एक बीमारी हो जाती है जिसे गॉइटर कहा जाता है, ऐसी, जिसमें गले पे एक बड़ी सी स्वेलिंग दिखाई देती है, इसे गॉइटर कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आयोडीन के सोर्स क्या है? ये सोर्सेस दिए, सीवीड, फिश, शेल फिश, टेबल सॉल्ट्स, आयोडाइज्ड वाले जो है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि
मिल्क, चीज, योगर्ट्स, एग, चिकन, ये सब आपके आयोडीन के सोर्सेज है। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या है? हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जो जैसे आप इंस्टा पे चैट करते हो ना, तो इंस्टाग्राम आपका एक मैसेंजर का ही काम करता है कि आपका मैसेज लेके जाता है और आपके बाबू शोना तक पहुंचा के आ जाता है। तो यही यहाँ हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? सिक्रीट होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब एक एडिक्वेट लिमिट होती है, क्वांटिटी होती है जिसमें ये सिक्रीट होते हैं। उससे कम सिक्रीट हुए तो भी दिक्कत, उससे ज्यादा सिक्रीट हुए तो भी दिक्कत। ठीक है, तो ये सारी ग्लैंड फिर से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पैराथायरॉइड ग्लैंड पे आते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड, इसी थायरॉइड ग्लैंड के पास ही 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एम्बेडेड इन थायरॉइड ग्लैंड के अंदर ही एम्बेडेड होती है 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये एक हार्मोन बनाती है जिसे पैराथॉर्मोन कहा जाता है। अब ये पैराथॉर्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। ब्लड में जो आपका कैल्शियम और फॉस्फेट है उसके लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, अगली ग्लैंड है थाइमस। ये चेस्ट में लोकेटेड होती है, लोकेशन दिखाई गई है ना। इस ग्लैंड की एक बड़ी खास बात है, ये उम्र के साथ साथ इसका साइज छोटा होता जाता है और ये ग्लैंड ना आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे एज बढ़ती है इम्यूनिटी गिरने लग जाती है, क्योंकि थाइमस का साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? लोअर पार्ट ऑफ नेक के लोअर पार्ट पे एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। ये जो ग्लैंड है ये थाइमोसिन, ये थाइमस हार्मोन रिलीज करती है। ये क्या काम करता है? ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है आपको। और थाइमस ग्लैंड लार्ज यंग चिल्ड्रन में ज्यादा अमाउंट में होता है और विद एज श्रिंक होने लग जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब पैनक्रियाज पे आते हैं। पैनक्रियाज ड्यूअल ग्लैंड है, इसके कुछ फंक्शन एक्सोक्राइन भी है, कुछ एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में आप देखो पैनक्रिएटिक जूस जो डाइजेशन में यूज होता है, तो पैनक्रिएटिक जूस जो रिलीज हुआ है वो होता है एक्सोक्राइन पार्ट, और यहाँ एंडोक्राइन कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वो इसका एंडोक्राइन पार्ट हो गया। ठीक है, तो पैनक्रिएटिक जूस जिसमें आपके ट्रिप्सिन, लाइपेज है, एंडोक्राइन पार्ट में कुछ हॉर्मोन्स आते हैं। अब कौन से हॉर्मोन है वो भी चलो देख लो। अब पैनक्रियाज में क्या होता है? पैनक्रियाज की पहले लोकेशन देख लो, स्टमक के बिल्कुल जस्ट बिलो द स्टमक प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाज क्या करता है? एक तो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है, जो मोस्ट कॉमनली आपको पता ही होगा कि इंसुलिन कौन सा हार्मोन है ना, हर घर में आपने सुना होगा। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराता है। और वहीं देखो अल्फा, पैनक्रियाज में 2 तरह की सेल होती है, एक होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा। बेटा नहीं पढ़ना है इसको, बीटा। ठीक है, अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकागॉन रिलीज कराती है, और ये ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों का उल्टा काम है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, जैसे तुम भाई बहन हो। अब बीटा सेल क्या करती है? ये इंसुलिन रिलीज कराती है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाएगा और ये बढ़ाने का काम करता है। दोनों हार्मोन, जब 2 हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं तो इसे एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट मतलब दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो ये काम करेगा और लेवल बढ़ा देगा, अगर लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन काम करेगा और लेवल को कम कर देगा। तो इस तरह ये काम करते हैं। अब डायबिटीज पे आ जाते हैं। अगर इंसुलिन, ये जो हार्मोन है, इसकी कमी हो गई, इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो उससे एक बीमारी हो गई जिसे डायबिटीज कहा जाता है। आपने अपने घर में बड़े बूढ़े, दादा दादी, नाना नानी, बहुत लोग, भगवान करे किसी को नहीं हो, बट ऐसा देखने मिलता है कि हर घर में कोई ना कोई आजकल डायबिटिक का पेशेंट मिल ही जाता है, डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, डायबिटीज क्या होती है? उनके ब्लड में लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला कोई बचा नहीं, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है ऐसे लोगों में, और वो यूरिन में भी देखने मिलता है। इस कंडीशन को ब्लड में, जो आपके यूरिन में ग्लूकोज आता है उसे ग्लाइकोस्यूरिया कहा जाता है। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर को कंट्रोल करता है। जब यही नहीं होगा तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? उसके लेवल को, तो वो बढ़ेगा। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड पे आते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, आपकी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, बात यहाँ ध्यान रखने की है कि एड्रीनल ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है,
एड्रीनलिन, यहाँ पे बताया एक नॉर एड्रीनलिन और रिलीज होता है। तो ये क्या करते हैं, ये 3F हॉर्मोन्स है, फाइट फ्लाइट फियर, इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी इसे कहा जाता है। तो इमरजेंसी में ये हॉर्मोन्स आपका एक्टिवेट होते हैं। क्या करते हैं, ये करते हैं रेगुलेट हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म। जैसे ही देखो आप में इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, टीचर आ गया तुमसे वाइवा लेने, और टीचर आ गया तुमसे क्लास में क्वेश्चन पूछने लग गया, तुम घबरा के तुम्हारे पसीने छूटने लग जाते हैं ना। जैसे ही रास्ते में चलते चलते तुमने सामने से सांप आता वो देख लिया, तुम घबरा जाओगे, एकदम से सकपका जाओगे। तो वहां पे जो तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, सांसें तेज हो जाएंगी, पसीने छूटने लग जाएंगे, ये सब ये एड्रेनलिन कराता है। फाइट फ्लाइट फियर, इमरजेंसी सिचुएशंस में ये रिलीज होता है। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है ऑल द टाइम, बट लार्ज अमाउंट में कब सिक्रीट होता है, जब एक इंसान या तो डरा हुआ हो या एक्साइटेड हो। एड्रेनलिन सिक्रीट होगा लार्ज अमाउंट में, तो हमारी बॉडी को ये प्रिपेयर करता है एक्शन के लिए। ठीक है, एंड ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ब्रीदिंग को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, और ग्लूकोज का ज्यादा अपटेक कराएगा, है ना, ताकि ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा जाए तो हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा हो, ज्यादा एनर्जी आए और हम क्विकली रेडी हो जाए फाइट और फ्लाइट, लड़ने झगड़ने भागने के लिए फटाफट से रेडी हो जाए। और एड्रिनल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में यही काम करती है। चलो अब आते हैं टेस्टिस पे। टेस्टिस क्या है, ये मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ मेल्स में। ये क्या करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेस्टिस क्या करते हैं, मेल गैमीट्स भी बनाते हैं, स्पर्म, लेकिन एंडोक्राइन फंक्शन है इसका टेस्टोस्टेरोन बनाना। ठीक है, और फंक्शन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ये मेल के सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, चाहे वॉइस का, डीपनिंग का, प्यूबर्टी के वॉइस की डीपनिंग का, है ना, प्यूबर्टी के सारे कैरेक्टर, मुस्टैचेस आना, बॉडी हेयर्स, और भी सारे जो मतलब कि मस्कुलर बॉडी बन जाती है ना, थॉट्स, मूड स्विंग, फीलिंग्स, एडम्स एप्पल जो आपका यहाँ ग्रो हो जाता है लड़कों में, एनलार्ज ग्रो हेयर, स्वेट, है ना, ये सारे जो मेल के फंक्शंस है ये सारे टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब फीमेल का जो एंडोक्राइन पार्ट है ओवरी, जो ओनली फीमेल में प्रिसाइजली प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है इनका फॉर्मेशन कराता है। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन तो क्या करता है, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है, जो आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी डेवलपमेंट कराता है। एंड फीमेल फीचर जैसे कि फेमिनिन वॉइस है, सॉफ्ट स्किन, लड़कियों की ना कोमल कोमल त्वचा, तो ये सारी ये ईस्ट्रोजन कराता है। सॉफ्ट स्किन है, मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है। ठीक है, फीमेल के जो भी कैरेक्टर्स है प्यूबर्टी के टाइम पे, हाइट का, ब्रेस्ट का, हेयर का, और फेस का, जैसे आर्मपिट्स में स्वेट आना, आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ, मेंस्ट्रुएशन, जो फीमेल में पीरियड्स आते हैं, ये सबको आपका ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। ठीक है, और 10 to 12 इयर्स की एज में जब एडोलसेंस एज होती है, जब प्यूबर्टी आती है, तो उस एज में ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं, तो इनको ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, इनको कंट्रोल करता है। जो एंडोमेट्रियम, आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम ये आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है और एक फीमेल में पीरियड्स आ जाते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को 9 महीने तक होल्ड करके रखने का काम भी यही प्रोजेस्टेरॉन करता है। ठीक है, और ओवरीज आपके फीमेल गैमीट का भी फॉर्मेशन करती है, लेकिन हमें एंडोक्राइन पार्ट यहाँ पढ़ना है। अब फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी हर चीज को रेगुलेट करके रखती है, मतलब कि हर चीज तालमेल में रहनी चाहिए, एक एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। तो अब इस प्रॉपर एक मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म होता है जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझो, जैसे कि शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया। अब नॉर्मल इंसान डायबिटिक नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, एक दिन तुमने रसगुल्ले ज्यादा खा लिए, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, तो अब पैनक्रियाज उसको अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि भैया ब्लड, इसने रसगुल्ले खाए हैं, अब इसने तो खा लिए, जुबान कंट्रोल में नहीं रही, पर मुझे तो काम करना पड़ेगा,
तो वो जो तुमने रसगुल्ले खाए, पेनक्रियाज को पता चला, वो तो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा पेनक्रियाज तुम्हारे लिए तो लॉयल होगा, वो बात अलग है तुम्हारे वाली लॉयल नहीं थी या तुम्हारे वाला लॉयल नहीं था, पर ये तो है तुम्हारे लिए लॉयल। तो अब ये क्या करेगा, इंसुलिन ज्यादा बनाएगा कि भैया जो एक्स्ट्रा इसने रसगुल्ले खाए उसे कवर करते हैं और उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसे कम करवाते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, अब इंसुलिन नॉर्मल सिक्रीट होगा। जैसे ब्लड पहले जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई था तो ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगा ताकि उसे लेवल में ला सके। अब जब लेवल में आ गया तो नॉर्मल सिक्रीशन होगा इंसुलिन का। तो ये हो गया फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब प्लांट्स पे आते हैं, ह्यूमंस का हो गया, इतना ही था। प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट्स के केस में क्या होता है, इनमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स के थ्रू ही अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। ये इनमें आंख नाक कान तो कुछ नहीं होता, ना कोई सेंस ऑर्गन होते, लेकिन ये चीजों को सेंस तो कर पाते हैं, वो सब कुछ इनका हार्मोन्स के थ्रू होता है। अब कैसे होता है चलो वो भी देख लेते हैं। अब प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो पार्ट है, एक तो प्लांट मूवमेंट्स है और दूसरा है आपके प्लांट हार्मोन्स। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो क्या है, प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है जैसे कि हमने देखा, तो इनका क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एनवायरनमेंट से यूजिंग हार्मोन्स, जैसा कि मैंने बताया। अब रिस्पांस कैसे आता है प्लांट में, जैसे कि तुम छुई मुई का पौधा देखो, टच मी नॉट प्लांट, आपके एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड एग्जांपल ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही तुम टच करोगे तो वो क्या होगा, पत्ता अपने आप बंद हो जाता है ना। छुई मुई का पौधा जैसे ही तुमने टच किया वो लीफ एकदम क्लोज हो जाती है, इसमें कोई ग्रोथ तो नहीं हुई, तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। दूसरी क्या है, रूट एंड शूट, जो स्टेम है रूट से ये ग्रो हो रही है डाउनवर्ड अपवर्ड, है ना। रूट डाउनवर्ड ग्रो होती है, शूट अपवर्ड ग्रो होती है, तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, मतलब ये ग्रो कर रहे हैं तभी तो ये मूव कर रहे हैं। तो दो तरह की मूवमेंट होती है, ग्रोथ रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। अब इनमें अगर कंपेयर करें हम एनिमल और प्लांट्स में, तो एनिमल्स में क्या होते हैं, हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स है ना, तो जो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। वहीं इनमें क्या होता है, ये अपनी शेप को चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन मसल्स, जैसे कि हार्मोन सिक्रीट हुए, है ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमारा नर्वस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हार्मोन वाला पार्ट दोनों आते हैं ना, ब्रेन एंड हार्मोन वाला एंडोक्राइन पार्ट। तो क्या होता है, जैसे इफेक्टर आपके इफेक्टर ऑर्गन तक आपके सिग्नल आया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो कुछ ना कुछ वहां केमिकल्स रिलीज होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन रिलीज होते हैं, तो एक्शन शो हो जाता है, मतलब सब में तालमेल बैठा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन शेप सब कुछ हार्मोन ही करते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सेल, जैसे कि स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग में आपने देखा था कि टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है गार्ड सेल में, तो स्टोमेटा ओपन हो गए, टर्गर प्रेशर घटा, वाटर का मूव आउट हुआ वाटर, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है इनके बीच। अब प्लांट हार्मोन्स पे आते हैं, जिन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स को ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं प्लांट्स में। और 3 फेज होती है, 3 स्टेजेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है प्लांट में। कैसे होती है, एक तो हो गया सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवाइड हुई, नंबर्स मल्टीप्लाई हो गया। अब सेल क्या होगी, एनलार्ज होगी, अपना साइज बढ़ाएगी, ठीक है, ग्रो हुई। और सेल डिफरेंशिएट होगी, मतलब अपने फंक्शन के हिसाब से, जो उसका काम है उसके हिसाब से वो मॉडिफाई हो गई, ठीक है। ये 3 स्टेज होती है। अब ये 4 हार्मोन्स बेसिकली आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक एसिड। अब ये क्या है, चलो वो भी देख लो। पहला है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कराता है, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, इनके फंक्शन क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से देख लो। ये सेल एनलार्जमेंट, डिफरेंशिएशन कराता है और ये फ्रूट की ग्रोथ को भी आपके प्रमोट करता है। और क्या कराता है, प्लांट का रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी, इसको भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ऑक्सिन इज मेड बाय सेल्स एट द ऑक्सिन कहाँ पे, जो स्टेम और रूट की टिप्स पे जो सेल्स प्रेजेंट है वहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है ना। ये टर्मिनल बड है, यहाँ पे ऑक्सिन होगा। तो अब क्या होगा, ये वाला एग्जांपल मैं आपको आगे समझाऊंगी। ऑक्सिन क्या करता है, मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ऑक्सिन हमेशा
लाइट से दूर भागेगा। अगर मान लो ऑक्सिन क्या, और ये क्या कराता है, स्पीड्स अप ग्रोथ इन स्टेम बट स्लोज डाउन ग्रोथ इन रूट। स्टेम में तो ये ग्रोथ को स्पीड अप कर देता है, वहीं रूट के केस में उल्टा है, वहां पे स्लो डाउन कर देता है ग्रोथ को। तो ये डिफरेंस भी बहुत याद रखने वाली बात है, ठीक है। और सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में। और देखो अब इसकी बात बताती हूँ, जैसे कि लाइट यहां से ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो ऑक्सिन हमेशा शेडी पार्ट में जाएगा, जिस साइड सनलाइट नहीं है वहां जाएगा और वहां ग्रोथ कराएगा। अब इसको भी डिटेल में समझाऊंगी आगे, टेंशन मत लो, पहले ओवरव्यू पढ़ लो, फिर इनका एक्शन भी ऑक्सिन का पूरा अच्छे से समझाऊंगी। जिब्रेलिन क्या है, प्लांट हार्मोन है, ये क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट करता है, सेल डिफरेंशिएशन कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन की प्रेजेंस में। और क्या करता है, ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इस पे स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है इन सीड्स एंड बर्ड्स, ठीक है। सीड्स और बर्ड्स के अंदर डोरमेंसी को ब्रेक करता है। और क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है इन फ्रूट्स। और जिब्रेलिन क्या करता है, ये शूट एक्सटेंशंस में एंड स्टिमुलेट्स द इलोंगेशन ऑफ शूट्स इन वेरियस प्लांट, मतलब शूट का इलोंगेशन कराता है बेसिकली, ठीक है। अब साइटोकाइनिन पे देखो, साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, इसमें सेल डिवीजन कराता है, प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन कराता है और ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, वही सेम जो जिब्रेलिन ने किया, वही सेम ब्रेकिंग द डोरमेंसी वाला काम करता है। और डिलेस एजिंग इन लीव्स, ये आप स्टार मार्क कर सकते हो, एजिंग को डिले करता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एजिंग को डिले करने के लिए, तो वहां पे आपको साइटोकाइनिन लिखना है। और एक और बात, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है, ठीक है, और फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, एजिंग इन लीव्स, ये अलग है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। एब्सिसिक एसिड पे आते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या है, एक ऐसा इकलौता प्लांट हार्मोन है जिसे ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। बाकी सारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बाकी आपने जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन में पढ़ा कि वो डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, वही एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, ऑपोजिट है उन सब हार्मोन के, ठीक है। वो डोरमेंट स्टेज में रखते, डोरमेंसी मतलब कि सीड है जो जर्मिनेट नहीं करेगा, उसको उसी कंडीशन में रखेगा। डोरमेंसी ब्रेक होना मतलब कि वो जर्मिनेट हो गया, एक उगे एक पौधा बनाने लग जाएगा, ठीक है, जर्मिनेट कर जाएगा। एंड इट ऑल्सो प्रमोट, जहां पे आपका साइटोकाइनिन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट कर रहा था, वहां पे ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मतलब जस्ट उल्टा काम करेगा। और क्या करता है, ये विल्टिंग ऑफ एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स कराता है, और डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, टूटने फूटने का काम सारा यही कराता है, ठीक है। चलो अब टॉपिक मूवमेंट्स पे पढ़ते हैं, ऑक्सिन वाला बताऊंगी अभी, टेंशन मत लो। अब क्या होता है, ग्रोथ मूवमेंट क्या है, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, मतलब यहाँ ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं। ये क्या होती है, जैसे ही बाहर से कोई रिस्पॉन्स आई, ये मूवमेंट हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, हम एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस चीज लेनी पड़ेगी कि बाहर से क्या स्टिमुलस आया, किसके रेफरेंस में हम ग्रोथ बता रहे हैं, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक चीज को रेफरेंस लेके तो बताएंगे ना, तो कैसे बताएंगे कि किस डायरेक्शन में हो रही है, कैसे हो रही है। तो स्टिमुलस क्या होता है, मैंने बताया कि स्टिमुलस एक बाहरी एनवायरनमेंट में जो बदलाव आया उसे स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। तो अब इस ग्रोथ को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, जो डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ग्रोथ हो रही है वो ट्रॉपिज्म है। अब ये डायरेक्शन किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। अब ट्रॉपिज्म क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट कॉज्ड बाय इट्स ग्रोथ, ठीक है। अब प्लांट अगर रेफरेंस के टूवर्ड्स ग्रो कर रहा है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर उस जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है उसके ऑपोजिट ग्रो कर रहा है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब रेफरेंस पॉइंट कुछ भी होता है, हो सकता है आपका ग्रेविटी, आपका जो सन है या फिर वाटर है, जो भी हम रेफरेंस पॉइंट लेना चाहे, अगर इसके डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव, अवे हो रहा है तो नेगेटिव, ठीक है।
अब फोटोट्रोपिज्म क्या है? पहला है फोटोट्रोपिज्म। अब ये नाम सारे रेफरेंस के हिसाब से दिए हुए हैं, क्योंकि स्टिमुलस क्या आ रहा है? फोटो मतलब लाइट, मतलब सन। फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि सन। अब फोटोट्रोपिज्म है क्योंकि, तो इससे क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा है सन। अब सन की डायरेक्शन में अगर ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, सन से अवे हो रही है तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, समझ आ गया? अब क्या होगा, अगर स्टेम जो है वो ग्रो हो रही है, वो टुवर्ड्स द लाइट ग्रो हो गई है ना, जो स्टेम है वो हमेशा टुवर्ड्स द सनलाइट ग्रो होती है, तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। और वहीं जो रूट्स हैं, रूट्स अवे फ्रॉम द सन, नीचे की तरफ ग्रो होगी ना, अवे फ्रॉम सन, तो वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो गई। फिर जियोट्रोपिज्म, यहाँ जियो मतलब ग्रेविटी, धरती माता हमारी, तो ग्रेविटी के रेफरेंस लिया गया है। अब इसमें क्या होगा, अगर जियोट्रोपिज्म हमने ग्रेविटी ले ली, इसलिए जियोट्रोपिज्म कह दिया। अगर ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रोथ हो रही है, जैसे यहाँ रूट्स की हो रही है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। अब ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की तरफ होती है और आपकी जो स्टेम है, शूट है, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है और टू अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, है ना, तो क्या हो गई आपकी शूट नेगेटिवली जियोट्रोपिक। ठीक है, नेगेटिवली जियोट्रोपिक हो गई। वैसे ही कीमोट्रोपिक नाम से समझ आ रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब किसी डायरेक्शन में कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, और कीमो मतलब किसी केमिकल स्टिमुलस के टुवर्ड्स, यहाँ पे रेफरेंस होगा कोई केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, अब एक प्लांट पार्ट मूवमेंट शो कर रहा है टुवर्ड्स द केमिकल, तो हो गया पॉजिटिव कीमोट्रोपिक। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आपके जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है? यूं ही तो नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि यहाँ पे कुछ ओवरी से कुछ ऐसे शुगरी सब्सटेंस, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, इसे सिग्नल देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वो रेफरेंस का, स्टिमुलस का काम करते हैं कि वो रिलीज हुए तो इसे पता चल जाता है कि जर्मिनेट होना है और इस डायरेक्शन में होना है। ठीक है, यहां से आपके जो केमिकल सब्सटेंस है रिलीज हुआ और टुवर्ड्स ही ग्रोथ हो रही है, तो ये पॉजिटिवली कीमोट्रोपिक हो गई। ठीक है, और अगर अवे फ्रॉम द केमिकल स्टिमुलस हुआ तो नेगेटिव हो गई, लेकिन यहाँ के केस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हाइड्रोट्रोपिज्म नाम से समझ आ रहा है, हाइड्रो मतलब कि वाटर, तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा वाटर। ठीक है, वाटर की डायरेक्शन में हुए तो पॉजिटिव, अवे हुआ वाटर से तो नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो इस केस में रूट की ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स द वाटर, तो ये हो गए पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। ठीक है, अब थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मतलब कि टच, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या होगा, वो होगा टच। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे कि एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है टेंड्रिल्स का। आपने घर में देखा होगा ना, पौधों के बीच लकड़ी लगा देते हैं ताकि उसके सहारे से प्लांट ग्रो कर जाए, तो वो आपका थिग्मोट्रोपिज्म का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, समझ आ गया? अब फोटोट्रोपिज्म, ऑक्सीजन वाला पार्ट मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। क्या होता है ना कि सनलाइट अगर ऊपर से आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो ऑक्सीजन देखो सन से हमेशा दूर भागता है ना, इसको रोशनी नहीं चाहिए, इसको अंधेरे में ही जीना है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट आई तो ये साइड्स में आ जाएगा और दोनों साइड में फैल जाएगा, इस साइड भी आएगा, इस साइड भी आएगा, तो दोनों साइड ये ग्रोथ करा देगा। जहां ऑक्सीजन होगा वो ग्रोथ तो कराएगा ही ना, सेल इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन, तो दोनों साइड ग्रोथ हुई तो ये स्टेम जो है ये आपकी स्ट्रेट ग्रो करेगी। वही अगर एक साइड से आ रहा है सन, सपोज इस साइड से आ गया, तो ये इस साइड से सन आ रहा है तो ऑक्सीजन आपका इस जगह कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ कलेक्ट हुआ ऑक्सीजन, तो इस साइड क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा कलेक्ट हुआ तो इस साइड ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ये ज्यादा ग्रोथ हुई तो ये बेंडिंग हो गई, क्योंकि इस साइड ग्रोथ हुई ज्यादा, इधर ग्रोथ थी नहीं, तो ये इस साइड बेंड हो गए ज्यादा ग्रो होने की वजह से, और ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक शो कर रहे हैं टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द सन मूवमेंट शो हो रही है, तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक भी हो गया। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म में वही मैंने जो बताया कि यहां से ओवरी से शुगरी सब्सटेंस रिलीज होते हैं और ये टुवर्ड्स पोलन का जर्मिनेशन टुवर्ड्स दिस केमिकल स्टिमुलस हो रहा है, तो ये पॉजिटिवली कीमोट्रोपिक हो गया। ठीक है,
यहाँ यही सब है। हाइड्रोट्रॉपिक में रूट ऑफ प्लांट आर ऑलवेज, जो रूट है हमेशा वाटर की तरफ जाती है, तो ये हमेशा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होगी, है ना। अब टेंड्रिल्स क्या है, थिन थ्रेड लाइक होती है ना। ग्रोथ ऑन द स्टेम एंड लीव्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट, जो क्लाइंबिंग प्लांट है उनकी स्टेम और लीव्स पे प्रेजेंट होती है। ये जैसे पिक्चर में आपने दिख रहा होगा, अपने गार्डन्स में, अपने घर में भी अगर प्लांट्स है तो वहां पे ऐसी स्ट्रक्चर्स देखी होगी। तो ये क्या करती है, ये दो तरह की टेंड्रिल होती है, एक होती है स्टेम टेंड्रिल और एक होती है लीफ टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल क्या होती है, सेंसिटिव होती है टच के रिस्पॉन्स में। टच का स्टिमुलस जैसे ही मिलता है तो ये उसके रिस्पॉन्स शो करती है, अपनी ग्रोथ को शो करती है। जैसे ही आपने एक लकड़ी लगा दी प्लांट में तो ये उसी को लिपट के, उसी के टच के रिस्पॉन्स में वैसे ही ग्रो करती चली जाएगी, है ना। दे ग्रो टूवर्ड्स द थिंग दे हैपन टू टच, जो इन्हें टच करता है। जैसे आपने लकड़ी लगा दी, वो लकड़ी टेंड्रिल को टच करती है तो इसी के सहारे वो ग्रो करती चली जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल, इसका आपको डायग्रामेटिक इमेज आप देख सकते हो, इससे आपको समझ आ जाएगा। अब प्लांट हार्मोन का फंक्शन क्या क्या होते हैं। एक तो इसका फंक्शन है सीड जर्मिनेशन कराना, ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, मेनली तो यही काम होता है ना प्लांट हार्मोन का। और स्टोमेटा की मूवमेंट, जैसे मैंने बताया साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड में कि स्टोमेटा की मूवमेंट एक क्लोजिंग करा रहा है, एक ओपनिंग करा रहा है। ठीक है, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, ये प्लांट हार्मोन का फंक्शन है। और फ्रूट्स की राइपनिंग कराना, ठीक है, ये भी प्लांट हार्मोन का फंक्शन है। तो यही था इस चैप्टर में, हमने ह्यूमन वाला पार्ट भी कवर कर लिया, ह्यूमन का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी देख लिया, प्लांट्स का भी देख लिया। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो, तो अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। चलो, गुड लक।